जी तो सियासत का सुपर संडे आज दिल्ली, बिहार, हिमाचल, हर तरफ सियासी घमासान। हिमाचल में आज वोटिंग हो रही है, दिल्ली में कांग्रेस की महारैली है और बिहार में नीतीश कुमार भी आज एक अधिकार रैली कर रहे हैं जिसमें बिहार को विशेष दर्जा क्यों मिलना चाहिए ये बात वो लोगों के सामने रखेंगे। आज गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में होंगे। उधर बीजेपी ने दिल्ली में आज काला दिवस मनाने की तैयारी की है। कांग्रेस जो बात लोगों को बताना चाहती है कि एफडीआई के फायदे क्या हैं, उसके उलट बीजेपी के नेता सड़कों पर आएंगे लोगों को यह बताने के लिए कि एफडीआई का नुकसान क्या है। हमारे साथ सहयोगी संवाददाता मौजूद रहेंगे हर जगह से, हर खबर पर नजर है जी न्यूज की। और हमारे साथ तीन खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है स्टूडियो में। तीनों देश के जाने माने पत्रकार हैं, आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं प्रमोद जोशी, हमारे साथ हैं केजी सुरेश और हमारे साथ है निर्मल पाठक। हम तीनों से बात करेंगे। सबसे पहले केजी सुरेश साहब, हम कांग्रेस की रैली पर आए, उससे पहले एक टिप्पणी मैं इस पर आपसे चाहूंगा। ये पहला मौका नीतीश कुमार को यह भी देखना होगा कि ऐसा मौका है कि जब लोगों ने जूते भी दिखाए जनसंपर्क के दौरान, लोगों ने पत्थर भी फेंके, काले झंडे भी दिखाए और नारेबाजी भी हुई इनके खिलाफ। जी बिल्कुल, इस बार का जो ये रैली है इसका एक अहमियत बिल्कुल ही अलग है। ये एक सालाना रैली की तरह नहीं है। इसका ये है कि कई जगह से विरोध की आवाज पहली बार प्रखर रूप से सामने आ रही है, रोके जा रहे हैं, विधायकों पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, गुंडागर्दी का आरोप आ रहा है, वही सब एक तरह से देखा जाए तो आपराधिक मामलों का आ रहा है। जो टीचर्स है जो रेगुलराइजेशन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उन्होंने जो है उनका जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज बिहार सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही नहीं है, बिहार से काफी नेगेटिव न्यूज भी आ रहा है। मुझे लगता है कि इस रैली का एक एजेंडा उसको काउंटर करना है, शक्ति प्रदर्शन है जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस कर रही है, और तीसरा प्रमुख रूप से यह भी है कि हम भाजपा से हटकर भी हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। तो ये सिर्फ अपने विरोधियों के लिए नहीं, अपने सहयोगियों के लिए भी जो है ये नीतीश कुमार एक संदेश देना चाहते हैं। जितना छिटकना चाहते हैं वो नरेंद्र मोदी से, उतना नाम जुड़ता चला जाता है। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि आज जब उनकी खबर चलेगी तो नरेंद्र मोदी की भी साथ साथ चलेगी और उनके बिहार में होने की खबर चलेगी। बिल्कुल, और साथ में ये भी है कि आज बीजेपी भी अपनी तरफ से, प्रदेश बीजेपी और उसमें कुछ खास कर नेता जो है इसमें पूरा प्रयास करेंगे कि नरेंद्र मोदी को के लिए भी उतना ही बहुत बड़े तादाद में जो है लोग आए, ताकि वहां का जो पूरा आकर्षण का केंद्र सिर्फ गांधी मैदान ना रहे बल्कि नरेंद्र मोदी भी रहे। केजी सुरेश साहब, क्या बिना अपोलोजेटिक हुए उन चीजों के लिए जिन पर सवाल उठते रहे ऑफेंसिव होकर लोगों का दिल जीता जा सकता है जैसा कांग्रेस करना चाह रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें जितने लोग आए हैं उनको एफडीआई के बारे में भी मालूम है या नहीं। और मुझे लगता है अभी कुछ और भी मैं चैनलों में देख रहा था कि कई लोग तो बिल्कुल विरोधी हैं, वो सिर्फ इसलिए लाए गए हैं जैसे चाहे हरियाणा जो अड़ोस पड़ोस के जो प्रदेश है उन सबको टारगेट दिया गया था तो ट्रेन और गाड़ियों के माध्यम से लाए गए हैं। और ये अगर ये कांग्रेस का अगर ये सोच है, मुझे लगता है कि कहीं एक ये भी सोच है कि आज हिमाचल में चुनाव है तो ये एक रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि वहां तो जो है चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। तो शायद ये जो टीवी के द्वारा, पूरे चैनलों के द्वारा वहां के लोग भी देखेंगे तो शायद हिमाचल के वोटर भी कहीं ना कहीं थोड़े से प्रभावित हो जाए, ये भी एक रणनीति हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ भाषणबाजी से जो है वहां कोई उसका असर मिलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 2004 में इंडिया शाइनिंग पर यकीन करके जो है एनडीए जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरी। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वास्तविक स्थिति को समझने की जरूरत है, खासकर जो है जो महंगाई हुई है, जो डीजल, एलपीजी, ये बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे आम आदमी वाकई बहुत परेशान है। उनको राहत देने की बात है, सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा, को हकीकत में राहत देने की जरूरत है। प्रमोद जी, क्या आपको लगता है कि हिमाचल के चुनाव में जहां की अमूमन कहा जाता है कि जमीनी मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं, आम लोग अपनी दिक्कतों को लेकर ज्यादा सवाल पूछते हैं, वहां भी इस बार सारी चीजें दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही जो कि हिमाचल में शायद सिर्फ भाषण देने के लिए गए? देखिए, स्थानीय मुद्दों को लेकर के आप पूरे देश में देखिए, पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखिए या कहीं पर भी स्थानीय मुद्दों की चर्चा अब चुनावों में क्रमशः कम होती चली जा रही है। खासतौर से
इस बात को देखने का प्रयास बहुत कम लोग कर पाते हैं कि लोकल प्रॉब्लम्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, छोटी मोटी जो भी और मुद्दे अंततः बड़े लेवल पर ही बनते हैं और राष्ट्रीय राजनीति और स्थानीय राजनीति में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया। खासतौर से हिमाचल में दोनों पार्टियां ही राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी पार्टियां हैं, इसलिए उनके जो भी राष्ट्रीय मसले होते हैं वो क्षेत्रीय मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या केजी सुरेश साहब ये अन्ना आंदोलन का साइड इफेक्ट है? देखिए, हमेशा यही देखा गया है कि प्रादेशिक जो जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं प्रादेशिक मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन इस बार अगर सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल में कोई है तो महंगाई का है, खासकर डीजल और एलपीजी। इसलिए वो बहुत बड़ा इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि बीजेपी ने इंडक्शन चूल्हे तक प्रदान करने का जो है 150 रुपए में प्रदान करने का उन्होंने एक वहां प्रॉमिस किया है धूमल सरकार ने। तो ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, इसलिए भ्रष्टाचार के तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। यहां अगर वीरभद्र सिंह पर वो उन्होंने हमला किया तो उन्होंने नितिन गडकरी पर किया, तो इधर उन्होंने डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी के हवाले जो है उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि वहां आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बन गया है आपका एलपीजी, जिसके चलते आपने देखा कि केंद्र सरकार भी जो है चुनाव के 2 दिन पहले बढ़ाने का फैसला करती है, फिर उसको घटाने का जो है फिलहाल उसको विथहोल्ड करने का फैसला करती है, क्योंकि वो वहां से उनको फीडबैक मिला कि वो बहुत बड़ा मुद्दा है वहां एलपीजी का। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये केंद्रीय, ये खासकर जो है ये जो मुद्दा है महंगाई का, इसका बहुत बड़ी भूमिका है। बाकी स्थानीय मुद्दे भी है, यहां तक कि बंदर जो वहां जिन्होंने पूरे हर जिले में लगभग जो है वो आतंक मचा रखा है, वो तक एक मुद्दा है। यही सवाल मैं उठाने भी वाला था जो आपने जिक्र कर दिया। जायज कितनी है मांग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की? तो केजी सुरेश साहब के ये मांग प्रैक्टिकल कितनी है? आप इसको व्यवहारिक पैमाने पर तोलते हैं तो फिर ममता बनर्जी भी तो बैठी है तैयार कि हमको भी चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, फिर और लोग भी आएंगे वो कहेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? बिल्कुल बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। ये जो यही मांग बहुत बड़ी मांग थी ममता बनर्जी की, जो लगातार एक विशेष पैकेज मांगते रही। उनको इनफैक्ट ये शिकायत थी, जैसे निर्मल जी अभी कह रहे थे, कि वो राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बिहार को दिया गया लेकिन बंगाल को नहीं मिला, ये उनका एक खास मतलब उनका एक विशेष दुख का एक कारण था। लेकिन यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए नीतीश कुमार ने इतनी उम्मीद जगाई है बिहार में कि वो चाहे राज्य के संसाधनों से जितना भी काम करें वो कम पड़ता है। तुलना हमेशा किया जाता है, कहा जाता है कि देखिए इतना ही हुआ है। तो ऐसे में नीतीश के लिए भी राजनीतिक तौर से ये जरूरी बन जाता है कि वो केंद्र के पाले में जो है गेंद को डाल दें और ये कहें कि देखिए ये विशेष दर्जा ही एक समाधान है, और काफी हद तक सही भी है। जो 15 साल बुरा हाल रहा, जिसका उन्होंने एक विरासत में एक खाली खजाना उनको मिला, और उसके बाद जो है आपने ये भी देखा कि प्रदेश के विभाजन के बाद जो है जो संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन जितने भी थे, वो सब झारखंड चले गए, और उसके वजह से बिहार को बड़ा नुकसान हुआ है। बिहार को आपूर्ति की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पहले भी कहा गया है, उन्होंने पहले एक बार कहा था कि हम उस दल को समर्थन देंगे जो विशेष दर्जा देगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जब बुलंद आवाज को कर रहे हैं तो शायद कांग्रेस ये उम्मीद करे कि उनका एफडीआई की आवाज को नीतीश कुमार सुने और नीतीश जो है उनकी आवाज को कांग्रेस से पहले को लाने वाले थे। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना कि केंद्र के पाले में गेंद डालना चाहते हैं, वहां अपनी गेंदें संभालना मुश्किल हो रहा है, दूसरों की गेंदें क्या संभाले। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान की, जहां पहली बार राहुल गांधी की तस्वीर सोनिया और मनमोहन सिंह की तस्वीर के बराबर हो गई है। अमूमन छोटी हुआ करती थी, आज बराबर हो गई है तस्वीर। केजी सुरेश साहब, इस पर आपका कमेंट चाहेंगे कि राहुल की तस्वीर जो है आज से बराबर हो गई है सोनिया और मनमोहन की तस्वीर? देखिए जनतंत्र में तो जनता के सामने ताजपोशी होती है, तो ये वैसे भी हम लोग देख ही रहे थे कि जिस तरीके से कई वरिष्ठ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और उनको पार्टी में लाने की बात की गई, तो कांग्रेस में सरकार में जो कैबिनेट रिशफल के बाद ये तो हम उम्मीद ही कर रहे हैं कि किसी भी समय संगठनात्मक स्तर पर जो है बहुत बड़ी घोषणाएं होंगी। तो आज उस तरीके से भले फॉर्मल अनाउंसमेंट हो नहीं, लेकिन ये जरूर होगा वहां रख के कि पूरे देश के सामने और कांग्रेस के समर्थकों के सामने जो है इनको पूरी तरीके से राहुल गांधी को एक पूरी जिम्मेदारी देने की एक बात है। ये भी कहा जा रहा है वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए दिए जाएंगे या जो भी है। तो इसमें बिल्कुल जिस तरीके से आपके संवाददाता ने कहा कि 3 नारे ही लगाने के, 3 लोगों के नाम पर ही नारे लगाने का पूरा हिदायत दी गई है, तो इससे बिल्कुल साफ होता है कि
अब जो है पूरा रास्ता साफ हो गया है। अब सिर्फ इंतजार है कि वो फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो आज होगा, कल होगा, ये सिर्फ वक्त की बात है। बाकी सारे अटकलों को जो है अब रेस्ट करने का समय हो गया है कि 2 नारे लगाने को नहीं कहा, तीसरा जोड़ा है साथ में कम से कम। जी जी जी। केजी सुरेश साहब, मौका चूकना कोई भी नहीं चाहता। बीजेपी ने भी सोचा कि अगर अकेले कांग्रेस के ही नेता दिखते रहे टीवी पर तो अपना दिन तो खाली चला जाएगा, तो उन्होंने भी कहा कि आज हम काला दिन मना रहे हैं ताकि उनकी भी कम से कम हाजिरी लगती रहे। तो सवाल क्या अब केवल हाजिरी लगाने तक सीमित रह गया है या फिर वाकई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सीरियस है इस बात को लेकर कि हम जो नीतियां ला रहे हैं, हम जो फैसले कर रहे हैं, उनको वाकई आम आदमी को समझ में आना चाहिए कि वो उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है? देखिए, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि जब एनडीए ने एफडीआई की बात कही थी उस वक्त इसी यूपीए ने उसका विरोध किया था जी। आज जब यूपीए सरकार पर आई तो वो एनडीए जो है, जो एक बार अपने घोषणा पत्र में तक 24% एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में तैयार हो गई थी, उसका यू टर्न हो जाता है। पेंशन के मामले में भी जो है एनडीए एफडीआई का समर्थन करती है, लेकिन सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं दे रही है क्योंकि अभी यूपीए सरकार है। वही इंश्योरेंस के मामले में भी उनका सोच है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, एक सोच में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए कि क्या वाकई एफडीआई से देश को फायदा हुआ है या नहीं। एफडीआई कितना आया है? 100% एफडीआई फूड प्रोसेसिंग में लाया गया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आया। क्या सिर्फ एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्योंकि मल्टी ब्रांड रिटेल बड़े वॉलमार्ट जैसे लोग माहिर हैं तो उसको तो एक सलाहकार के रूप में भी उनको लाया जा सकता है? क्या जरूरी है कि उनको एफडीआई के द्वारा ही लाया जाए? क्या एफडीआई निवेश जो पूरे विश्व भर में जो तजर्बा है जो मल्टी ब्रांड रिटेल में, क्या उसको हमने देख लिया है? यहां के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनकी जो हक हकूक है उसके बारे में सोचा क्या? उनकी जो सुविधाएं हैं या उनको मजबूत करने के लिए कोई प्रावधान हमने सोचा है क्या? इस तरह की बातें न कर हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है कि इस पर एक सोच सरकार की तरफ से ये कमी रही है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करने से पहले पूरे देश में आज ये जो रैली कर रहे हैं ये बेहतर होता कि अगर इस तरह की रैलियां पूरे देश भर में वो पहले करते और उसके बाद एक आम सहमति बनाकर ये लाते तो शायद उनको इतना विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। केजी सुरेश जी, आपसे ये बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि इस वक्त अगर आप विजुअल्स में भी आपको दिल्ली के विजुअल्स आप दिखाते हैं और अभी अगर आप देखें तो शीला दीक्षित पहुंच चुकी है, अभी विजुअल्स में आपको नजर आएंगी। काफी वरिष्ठ नेता आज पहुंचने वाले हैं दिल्ली के रामलीला मैदान, जहां एक तरह से अनौपचारिक ताजपोशी आज हो सकती है राहुल गांधी की। तो ये बताएं कि किस तरह की पिच तैयार की जा रही है राहुल गांधी के लिए। आज राहुल ब्रिगेड वहां पर मौजूद होगी, आज वरिष्ठ मंत्री वहां पर मौजूद होंगे। तो जिस तरह की एक स्टार्टिंग चाहती है सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए, क्या लगता है ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप देखेंगे पहले सरकार पर चौतरफा हमला था कि सरकार जो है चाहे वो विदेशी अखबार हो उसमें एक इनर्शिया की बात कही थी, सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे कि सरकार जो है एक तरह से पॉलिसी और हर तरह से पैरालिसिस की बात कही थी। उस पैरालिसिस से फिर आपने देखा ये 3 लेवल पर हो रहा है। पहले पॉलिसी पैरालिसिस का जवाब दिया एफडीआई की घोषणा से, डीजल की घोषणा से, पेट्रोल की घोषणा से, जो भी उसमें हाई कुआ एलपीजी जैसे ऐसे बिल्कुल रेडिकल स्टेप्स लिए गए जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। दूसरा स्टेप लिया कैबिनेट रिशफल से, उसमें एक सोची समझ के, जबकि कई बार चर्चा जरूर हुई कि नए चेहरे नहीं आए वो, लेकिन उसमें पूरा एक रणनीति आपको साफ दिखता है। उसमें जिस तरीके के नेताओं को लाए गए, जिनका प्रमोशन दिया गया, उसमें पूरा एक रणनीति है। और तीसरा है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। मुझे लग रहा है कांग्रेस पूरी तरीके से 2014 की तैयारी कर रही है। वो कितना कामयाब होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन अपने स्तर पर कांग्रेस ये शक्ति प्रदर्शन, ये सिर्फ कागजी नहीं, एक तरफ पॉलिसी की बात हो रही है, दूसरी तरफ सरकार को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने का प्रयास है, और तीसरी तरफ जो है सरकार संगठन को, पार्टी जो है मजबूत कर ये संदेश देना चाहती है कि हम जमीनी स्तर पर भी काम करेंगे, क्योंकि 2014 की चुनाव की हम भी तैयारी पर है, सिर्फ विपक्षी नहीं, हम भी पूरी तरह तैयार है। ये जनता को एक मैसेज जो है देने का भी इसके माध्यम से प्रयास है। बिल्कुल। केजी सुरेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, ये विजुअल्स जो हम देख रहे हैं आम चुनाव के पहले
बेहद अहम हो सकती है ये रैली, क्योंकि यहां से ये तय होगा कि राहुल गांधी और उनकी ब्रिगेड कांग्रेस को किस रास्ते पे आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी तरह तैयारी हो रही है 2014 की, और इसमें जैसे पहले भी बताया कि जिस तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस का जो आरोप लगाया था उसको हटाने का प्रयास किया, जिसे तथाकथित रिफॉर्म के नाम पर जो कुछ भी हुआ, चाहे वो एफडीआई के मल्टी ब्रांड रिटेल में लाने का मामला हो या डीजल और एलपीजी का मामला हो, और उसके बाद सरकारी स्तर पर आपने देखा कि किस तरीके से कैबिनेट ने जो है जिस तरीके से बदलाव लाए। और तीसरा फेज 3 वो ये है कि जनता के बीच में संगठन का जो है वो एक बहुत बड़ा जो बदलाव आ रहा है, जिसमें अब राहुल गांधी का वैसे भी भूमिका रही है लेकिन वो अनौपचारिक स्तर पर रही है, अब औपचारिक स्तर पर जो है उनको जो है एक तरह से लीडर बनाया जा रहा है। इससे पहले कि विपक्ष में कोई और विपक्ष की तरफ से कोई घोषणा हो कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, उससे पहले वर्चुअली कांग्रेस डिक्लेयर कर रही है कि जो अगला चुनाव होगा वो राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा। एक तरह से कांग्रेस इस बार पहल ले रही है 2014 की। तो बीजेपी ने लोकपाल पास नहीं होने दिया, विपक्ष जानबूझकर संसद चलने नहीं देता, इतने क्रांतिकारी कदम इतने कम समय में किसी और सरकार ने नहीं उठाए और महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधियों की साजिश का मिलकर जवाब देंगे। सोनिया गांधी का भाषण दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में, बड़ी बातें क्या है हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर बने हुए, क्या टिप्पणी है उनकी। पहले केजी सुरेश, क्या कहेंगे आप तीनों को सुनने के बाद? जी देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक रूप अपना रही है। इसमें विपक्ष पर पूरी तरीके से हमला बोला गया है। उन्होंने जो कदम उठाए उसको पुरजोर तरीके से उन्होंने डिफेंड किया है कि हमने जो किया ठीक किया। और तीसरा जो है, जो कुछ घोषणाएं की है, जिस तरीके से फूड फॉर जो राइट टू फूड बिल की बात कही है उन्होंने, और इस तरह की कुछ उन्होंने घोषणाएं की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस 2014 की चुनाव की तैयारियां की, लेकिन मैं साथ में कहना चाहूंगा कि थोड़ी मायूसी हुई है। हम ये सोच रहे थे कि इतना बड़ा रैली करके शायद कांग्रेस जो है कोई एक संदेश देना चाहेगी, कुछ लोगों को, जनता को कुछ राहत पहुंचाने की बात करेगी, कुछ ठोस कदम की बात करेगी, लेकिन कोई भी ठोस कदम के बारे में नहीं कहा गया। जब राहुल गांधी ने जिक्र किया कि सिस्टम में कमी है, तो मुझे तुरंत याद आया राजीव गांधी का वो स्टेटमेंट जहां उन्होंने कहा कि 1 रुपए दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसे जो है वो गांव में पहुंचता है। लेकिन साथ में राजीव गांधी ने उसके साथ कुछ कदम भी उठाए। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का एक प्रयास किया ताकि ये 1 रुपए का 15 पैसे ही पूरा का पूरा रुपए पहुंचे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहां उन्होंने जो रास्ता बताया है ये सिस्टम को सुधारने का, वो ये बताया कि आप यूथ कांग्रेस में ज्वाइन कीजिए, आप पार्टी में ज्वाइन कीजिए, तभी उसका सुधार हो सकता है। उन्होंने उस सिस्टम को सुधारने के लिए कोई भी कदम पर। मेरा एक सवाल यहाँ निर्मल पाठक जी ये है, कांग्रेस के नेता की हैसियत से राहुल गांधी वहां पर बोल रहे थे, वो मंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री नहीं है, और औपचारिक तौर पर तो अभी प्रधानमंत्री के दावेदार बेशक हो लेकिन बताए नहीं गए। तो उस स्थिति में हम उनसे क्या घोषणा की उम्मीद करते हैं? वहां पर उम्मीद करते हैं तो पीएम से करते हैं। बिल्कुल, वो इसी जो सुरेश जी कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने पंचायती राज इंप्लीमेंट करने की उन्होंने फैसला किया था, वो राहुल गांधी उस तरह की घोषणा नहीं कर सकते, ये बात सही है। इसीलिए वो संगठन को मजबूत, वो एक राजनीतिक सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं, वो गवर्नेंस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो संगठन में नेता है। तो वो, और यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का उनके पास चार्ज था, तो वो संगठन, वो जो पहली सीढ़ी है किसी भी संगठन की, उसको ठीक करने की बातें वो कर रहे हैं। पिछले 4-5 साल में उन्होंने उस पर काफी कोशिशें भी की हैं उसको चेंज करने की, और वो चाहते हैं कि राजनीतिक सिस्टम में सभी पार्टियों के, सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, जब तक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक गवर्नेंस में सुधार नहीं आ सकता। जो भ्रष्टाचार वगैरह की बातें हो रही हैं उसकी मूल जड़ क्या है? क्योंकि नेता चुनाव लड़ते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो फिर वो वापस रिकवरी की उसमें लग जाते हैं। इसलिए वो राजनीतिक सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं। चलिए, मैं छोटा जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए कि ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, ये जो राहुल गांधी जी हैं वो पार्टी के महामंत्री हैं, महासचिव हैं, और वो एक तरह से औपचारिक रूप से, आज भले घोषणा ना हुआ हो, आज जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई गई उससे पता चला है कि वही नंबर 2 है। चलिए, और वो इस पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस पर जो आपने बात कही है वो बहस शुरू हो गई है, लेकिन ये लंबी खींचेगी और हम उम्मीद करते हैं आगे हमको इस पर बात करने का मौका मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं,
अभी नीतीश कुमार को भी बोलना बाकी है। अधिकार रैली पटना में होगी, उस पर भी नजर आएगी। साथ ही सोनिया, मनमोहन, राहुल ने क्या कही बड़ी बातें, ब्रेक के बाद बताएंगे। रहिए हमारे साथ।